BA तृतीय वर्ष, षष्ठ सेमेस्टर, हिंदी साहित्य, तृतीय प्रश्न पत्र। और तृतीय प्रश्न पत्र में जो आपके आधुनिक ब्रजभाषा और आधुनिक अवधि काव्य है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रज भाषा से, उसके बाद में हम बात करेंगे अवधी भाषा से। इसके अलग अलग ही पेपर आते हैं, ये आपको पता भी होगा। जो ब्रज भाषा से फार्म भरा है वो ब्रज भाषा का पेपर देंगे, और जो अवधी भाषा भरी है जिन्होंने फार्म में, वो अवधी भाषा का पेपर देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रज भाषा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम अवधी भाषा के विषय में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिएगा जो ब्रज भाषा के जो कवि हैं उनको पहले सबसे पहले देखें। आपके इसमें 4 कवि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और चौथे हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। तो इन्हीं कवियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हम बताने वाले हैं बहुत जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है, यानी सभी कवियों से जो संबंधित परीक्षा संबंधी बातें हैं वही हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से। तो देखें जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जन्म है वो भाद्र शुक्ल पक्ष पंचमी दिन सोमवार संवत 1907, और ये सन पूछता है तो है 9 सितंबर 1850। इनका जन्म जो है काशी की एक सुसंपन्न सेठ परिवार में होता। थोड़ी सी बात खैर और भी सुन लीजिएगा। इनके पूर्वजों का जो संबंध था दिल्ली के शाही परिवार से था, और 17वीं शताब्दी में वे बंगाल यानी जो मुर्शिदाबाद में जा कर के वहीं जो है ये बस गए, रुकने लगे, ठहर गए। और देखो अंग्रेजों के साथ व्यापार में लाभ की संभावना से जो सेठ अमीचंद कलकत्ता आ गए, किंतु अंग्रेजों की जो छलभरी नीति से उन्हें बहुत हानि भी उठानी पड़ी, और 1.5 वर्षों तक विक्षिप्त अवस्था में रहकर वे दिवंगत हो गए। इनके पुत्र फतेह चंद कलकत्ता से काशी आकर बस गए, और इनके पुत्र हर्षचंद अंग्रेजों के प्रति सद्भाव रखते थे। हर्षचंद के पुत्र गोपाल चंद थे जो गिरधर दास उपनाम से साहित्य सृजन करते थे। उन्होंने कुल 40 ग्रंथों की रचना की थी। भारतेंदु जी की माँ पार्वती देवी परम साध्वी भी और सुसंस्कृत थी। बाबू हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास यानी इनका जो वास्तविक नाम था बाबू गोपाल चंद की जो विद्वता, जागरूकता और साहित्य प्रेम के संबंध में लिखते हैं कि मेरे पिता ने बिना अंग्रेजी शिक्षा पाए इधर क्यों दृष्टि। ये बात आश्चर्य नहीं है। बिना अंग्रेजी की शिक्षा के भी उनको वर्तमान समय का स्वरूप भली भांति विदित था, यानी पता था। उनकी सब बातें परिष्कृत थी, और उनको स्पष्ट बोध होता था कि कल कैसा आने वाला है। केवल 27 वर्ष की अवस्था में मेरे पिता ने देह त्याग किया, किंतु इस अवसर में 40 ग्रंथ बनाए थे। और देखो इनकी जो विशेष बात और सुनेगा, दुर्भाग्यवश 5 वर्ष की अवस्था में, जब भारतेंदु जी 5 वर्ष की अवस्था में थे तब मातृ छाया तथा 9 वर्ष की अवस्था में पितृ स्नेह से वंचित हो गए। भारतेंदु की आरंभिक शिक्षा 2-3 वर्ष स्थानीय क्वींस कॉलेज में और उसके बाद घर पर ही। ऐसे देखा जाए तो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा उन्होंने घर पर ही शिक्षकों से प्राप्त की, और संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी का ज्ञान उन्हें स्वाध्याय में अर्जित किया। इससे स्पष्ट है कि स्वाध्याय के माध्यम से इन्होंने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। भारतेंदु जी का विवाह मन्नो देवी के साथ हुआ था। उनसे 3 संतानें हुई। 2 पुत्र शैशवावस्था में ही नहीं रहे, और उनकी पुत्री जो विद्यावती ही जीवित रही, जिनका विवाह भारतेंदु जी ने बाबू बलदेव दास जी से किया था। भारतेंदु जी का निधन अल्पायु में ही माह कृष्ण नवमी संवत 1941 यानी 6 जनवरी 1885 ईस्वी को हो गया। जो इनकी लेखन विधा रही है, कविता भी लिखी है, नाटक हैं, इनके एकांकी हैं, निबंध हैं, उपन्यास है, और पत्रकारिता में भी इन्होंने काम किया है। इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा खड़ी बोली है, और शैली जो है इनकी मुक्तक है। इसके बाद हम इनकी जो है प्रमुख रचनाओं के विषय में बात करते हैं। फटाफट देखिएगा। तो देखिएगा जो
इनके काव्यायनी भारतेंदु जी की ब्रजभाषा की जो प्रमुख कृति हैं वो देखिएगा। तो प्रेम मालिका, देखो इसमें कृष्ण लीला एवं दास्य भाव से संबंधित 100 गेय पद हैं। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते, इसलिए ये भी आप जो है देख लीजिएगा, देखिए। और इसके बाद देखो प्रेमास वर्षण है। इसमें क्या है, देखो राधा कृष्ण की प्रेम क्रीड़ा और संयोग वियोग से संबंधित जो है 46 पदों का संग्रह है। और जो प्रेम तरंग इनकी जो रचना है वो ये है लावनियों का संग्रह। इसका विषय है प्रेम वर्णन है। और इसके बाद देखिए जो प्रेम प्रलाप है, इसमें प्रेम की विभिन्न भाव स्थितियों से संबंधित 76 छंद है। इसमें दास्य भाव की भक्ति वर्णित है। और ऐसे देखिएगा सारा का सारा मैं दिखा रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। इसके बाद देखो मनमुकुल है, होली है, राग संग्रह है, वर्षा, विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, कृष्ण चरित्र, और कुछ है इनके संस्कृत स्तोत्र भी हैं, टीका एवं धर्म ग्रंथ भी हैं। जो देखिएगा नार सूत्र है, जैसे भक्ति सूत्र है, वैजयंती है, सूत्रहस्य है, उत्तरार्ध है, भक्तमाल है, युगल सर्वस, गो हिमा है, भक्त सर्वस है, मार्सिस महिमा और भी हैं। उसके बाद देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जो जन्म है भाद्रपद शुक्ल पंचमी संवत 1923, और ये सन पूछा जाता तो 1866 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था, एक वैश्य परिवार में। इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, जो साहित्य प्रेमी थे। रत्नाकर जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई। बाद में अंग्रेजी, दर्शन और फारसी विषय लेकर क्वींस कॉलेज यानी वाराणसी से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। रत्नाकर जी फारसी से एमए तथा एलएलबी भी करना चाहते थे, किंतु मां की असामयिक निधन के कारण आगे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके। सन 1900 ईस्वी में आवागढ़ रियासत के खजाने में रत्नाकर जी निरीक्षक पद पर नियुक्त हुए, लेकिन ये कार्य अपनी प्रकृति के अनुकूल ना होने और स्वास्थ्य की प्रतिकूल होने के कारण से शीघ्र छोड़कर पुनः वो काशी आ गए। और सन 1902 ईस्वी में उन्होंने अयोध्या के महाराजा प्रताप नारायण सिंह देव के निजी सेवक पद का जो है भार ग्रहण किया। राजा साहब की मृत्यु के बाद जो महारानी थी उन्होंने अपना इन्हें निजी सचिव नियुक्त कर लिया। रत्नाकर जी का जो निधन है संवत 1889 और सन ही क्या 1932 हरिद्वार में हुआ था। यानी इनकी जो मृत्यु है कहाँ? हरिद्वार में हुई है। रत्नाकर जी प्राचीन धर्म, संस्कृत और साहित्य में गहरी आस्था रखते थे। वे उर्दू और फारसी के बहुत अच्छे विद्वान थे। ये जो मिर्जा मोहम्मद हसन फायज इनके उस्ताद थे। प्रारंभ में उन्होंने उर्दू फारसी में कविताएं भी लिखी। उस समय उन्होंने अपना नाम तखल्लुस, अपना नाम सुन लीजिएगा, तखल्लुस जकी रखा था। कालांतर में वे ब्रजभाषा में काव्य रचने लगे थे। रत्नाकर जी ब्रजभाषा के समर्थ कवि थे। ब्रजभाषा और ब्रज संस्कृति से उनका बहुत ही लगाव था। एक लंबे समय तक उन्होंने ब्रजभाषा से लगाव होने के कारण उन्होंने जो है ब्रजवास भी किया है। उन्होंने सूरसागर, चंद्रशेखर के थमीरहाट, कृपा रामचरित, हितरंगिणी, दूल्हा, कविवृत, कविकुल, कंठभास, सुंदर कृत, सुंदर श्रृंगार, घनानंद कृत, सुजान सागर आदि का सफल संपादन भी किया। और बिहारी रत्नाकर उनका बिहारी सही पर उत्तम भाष्य भी है। और इनकी जो रचनाएं हैं, कृति हैं, वो मौलिक कृतियां देख लीजिएगा, बहुत पूछी जाती है इनकी रचना। देखिएगा हिंडोला, समालोचना दर्श, साहित्य रत्नाकर, हरिश्चंद्र। कभी कभी ये रचना हरिश्चंद्र पूछ जाती तो किसकी है, तो आप लोग लगा देते हरिश्चंद्र जी की, लेकिन नहीं, ये किसकी है? इन्हीं की है, यानी रत्नाकर जी की। और अगली है गंगा अवतरण। गंगा अवतरण श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, कलकाशी, ऊढ़व शतक,
पद्यावली, उद्धव शतक भी बहुत पूछी जाती रचना है। के बाद देखिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के विषय में। पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जन्म उन्नाव जनपद के हदहा नामक ग्राम में सामर शुक्ल पक्ष और इनका जो संवत 1940 और सन 21 अक्टूबर 1883 को हुआ था। स्नेही जी के पिता पंडित अवसेरी लाल शुक्ल वीर साहसी थे। 1856 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था। दुर्भाग्यवश स्नेही जी 5 वर्ष की अवस्था में ही पितृ छाया से वंचित हो गए और स्नेही जी बहुत मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उर्दू में उनकी विशेष रुचि थी। बचपन से ही उन्हें काव्य रचना का शौक था। स्नेही जी देखो सुन लीजिएगा, इनके पिता का नाम क्या है, पंडित अवसेरी लाल शुक्ल जी है। और एक दुर्भाग्य रहा जो स्नेही जी 5 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का जो था इनको प्रेम नहीं मिल सका। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ये बहुत मेधावी प्रतिभा संपन्न बालक थे। उन्होंने मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उर्दू में उनकी विशेष रुचि थी। बचपन से ही उन्हें काव्य रचना का शौक था। स्नेही जी ने सन 1900 में जीविका के लिए शिक्षक की वृत्ति ग्रहण की और 1902 ईस्वी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 2 वर्ष लखनऊ में प्रवेश किया। इस बीच उनका ब्रज भाषा, उर्दू और खड़ी बोली से अनेक कवियों से संपर्क हुआ। स्नेही जी 3 भाषाओं में काव्य रचनाएं करते थे। आरंभ में उन्होंने सागवर ग्राम के ठाकुर रामपाल सिंह ने ब्रज भाषा में कवि शिक्षा प्राप्त की और बहुत उत्कृष्ट रचना लिखी। काव्य शास्त्र की विधिवत शिक्षा स्नेही जी ने अपने ग्राम निवासी लाला गिरधारी लाल से ग्रहण की। इनका भी नाम बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि जो काव्य शास्त्र की जो शिक्षा है वो जो है किससे प्राप्त की है, गिरधारी लाल जी से। और गया प्रसाद शुक्ल जी अनेक उपनामों में काव्य रचनाएं करते थे। स्नेही उपनाम है, इनका जो स्नेही नाम है वो क्या है, उपनाम है। ब्रज भाषा में परंपरागत रस सिद्ध कविताएं करते थे। राजकीय सेवा में होने के कारण उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावधारा की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखी। तरंगी, लहरी, लहरपुरी और अलमस्त उपनामों से भी स्नेही जी काव्य रचनाएं करते थे और हिंदी जगत में शुक्ल जी स्नेही उपनाम से ही सुविख्यात हुए। स्नेही जी युग सिद्ध कवि थे, जिन पर जो है इनकी कृपा हो जाती थी वो कवित्व शक्ति प्राप्त कर लेता और परंपरागत काव्य, कवित्व, सवैया आदि को आधुनिक में चलाने का भी स्नेही जी को है। देखो इनकी जो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं उनको देख लीजिएगा। तो जो इनकी जो काव्य कृतियां हैं वो कौन सी है, प्रेम पचीसी, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंच, संजीवनी, राष्ट्रीय वारी, कलामे त्रिशूल, कौड़ा कादम्बिनी। इसके बाद अगले कवि को देखें, डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1924 ईस्वी को शाहाबाद जनपद हरदोई जो उत्तर प्रदेश में है वहीं हुआ था। पुनः सुन लीजिएगा, जनपद हरदोई। अच्छा, उसके बाद शैशवावस्था में डॉक्टर गुप्त अपने पूज्य पिता श्री शिव प्रसाद गुप्त की स्नेहिल छाया से सदा के लिए वंचित हो गए। माँ रमा देवी ने ही पिता का दायित्व संभाला। देखिए कितनी बेहतर बात है, माँ का कैसा स्नेह था इनके ऊपर। देखिए उनकी माँ ईश्वर में आस्था रखने वाली थी, वात्सल्यमयी तथा सरल हृदय थी। उनका परिवार संपन्न था तथा परिवार के सदस्यों की इच्छा थी कि डॉक्टर गुप्त विस्तीर्ण तथा सुसंपन्न परिवार का आधिपत्य ग्रहण करें, किंतु उनकी माँ विद्या को ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मानती थी। अतः उन्होंने बालक गुप्त को शिक्षा देने का निर्णय लिया। गुप्त जी ने अपनी माँ की इच्छा के अनुरूप ही सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर
साहित्य एवं कला जगत में इस पर कीर्ति में विशेष ख्याति रही। ब्रज भाषा का संस्कार भी उन्हें अपनी माँ से ही मिला। डॉक्टर गुप्त के कृतित्व और व्यक्तित्व की बात की जाए तो उसमें भी जो है उनकी माँ की अहम भूमिका है। डॉक्टर गुप्त जी की पत्नी श्रीमती सौभाग्यवती गुप्त ने गृहस्थी के गुरुतर दायित्व को वहन करते हुए डॉक्टर साहब को साहित्य और कला के क्षेत्र में निश्चिंतता से कार्य करने हेतु सदा अवसर प्रदान किया। श्रीमती गुप्त ने उनको घर गृहस्थी के जंजाल में कभी उलझने नहीं दिया। इस प्रकार डॉक्टर गुप्त की सफलता में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गुप्त के साहित्य, कला और पुरातत्व संबंधी वास्तव उनकी पुत्रियां जो श्रीमती गीता और श्रीमती चित्रा एवं श्रीमती क्षमा और पुत्र श्री विभू डॉक्टर अभिनव एवं श्री स्वास्थ्य व्यवस्थित कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्त जो है बहुत से पदों पर भी कार्यरत रहे, जो बहुत महत्वपूर्ण पद थे उन पर उन्होंने काम किया। वे अनेक वर्षों तक भारतीय हिंदी परिषद के प्रबंध मंत्री और उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के सदस्य रहे। उन्होंने हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के सचिव पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। और हिंदी साहित्य जगत में बहुत कम ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कविता तथा लेखन कार्य करते हुए चित्रकला, पुरातत्व तथा अन्य दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया हो। डॉक्टर गुप्त को विभिन्न समितियों, संगठनों, प्रतिष्ठानों द्वारा अनेक पद प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति की प्रवर्तक परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। डॉक्टर गुप्त को उनके शोध ग्रंथ गुजराती और ब्रज भाषा कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन पर ब्रज साहित्य मंडल मथुरा द्वारा विशिष्ट साहित्य सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया गया। यह शोध ग्रंथ भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की दिशा में प्रथम शोध कार्य था और डॉक्टर गुप्त को उनके प्रसिद्ध ग्रंथ प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा तथा साहित्य एकेडमी मध्य प्रदेश द्वारा पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। डॉक्टर गुप्त को उनकी ब्रज भाषा काव्य कृति छंदसती पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया। सन 1998 में भारत भारती सम्मान से डॉक्टर गुप्त को अलंकृत किया गया। डॉक्टर गुप्त की जिजीविषा अदम्य थी। सृजन की ललक ने उन्हें अंत समय तक साहित्य से जोड़ी रखा। अस्वस्थ रहते भी वे विभिन्न समारोहों, साहित्य गोष्ठियों तथा कला संबंधी कार्यक्रमों में सक्रिय रहते थे। डॉक्टर गुप्त का निधन 26 मई 2001 को इलाहाबाद में हुआ। डॉक्टर गुप्त नई कविता के साथ साथ ब्रज भाषा में भी परंपरागत काव्य सृजन करते रहे। उनकी लेखनी किसी एक विधा की कायल न थी। लेखनी कभी कविता के फार्म को संजोती थी तो कभी चित्रकला के रंगीन संसार में विचरण करती थी। एक ओर वे पुरातत्व वस्तुओं की गवेषणा करते थे और तो दूसरी ओर जो है प्रसिद्ध विवेचक, कुशल अध्यापक और सफल संपादक के रूप में दृष्टिगत होते हैं। हिंदी विभाग की हीरक जयंती के अवसर पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की स्मृति में हिंदी की प्रकृति और विकास पुस्तक का प्रकाशन किया तथा इसके संयोजन का दायित्व डॉक्टर गुप्त को दिया गया। और देखें तो डॉक्टर गुप्त का कृतित्व हिंदी जगत के लिए अनुपम उपहार है। गुप्त जी ने अनेक काव्य संग्रहों, समीक्षात्मक पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1955 में उनका प्रथम काव्य संग्रह नाव के पांव प्रकाशित हुआ। डॉक्टर गुप्त का कविता संग्रह शब्द देश सन 1959 में प्रकाशित हुआ। छायावाद से संबद्ध होकर उन्होंने प्रकृति की विविध छवियों को अपनी कविता संग्रह हिमविद 1964 ईस्वी में अंकित किया और उसके बाद आदिम एकांत 1970 तथा युग्म 1973 के प्रकाशन के बाद डॉक्टर गुप्त ने कुछ विभिन्न भाव तथा अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दी। इसी क्रम में उन्होंने अपनी लव काव्य संभोग 1977 की सर्जना की। प्रेम भावना
तथा सौंदर्य बोध से आपोरित कृति छंदसती 1979 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर गुप्त कृत गोपा गौतम 1985 में दिल्ली से प्रकाशित हुई। गोपा गौतम डॉक्टर गुप्त के स्वरचित रेखांकनों से युक्त है। उनमें आधुनिक भावबोध की गहरी दृष्टि मिलती है, जिसे उन्होंने मिथकों के द्वारा बोध वृक्ष 1985 में व्यक्त किया। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की माँ के लिए काव्य कृति सन 1987 में प्रकाशित हुई। ये डॉक्टर गुप्त का माँ के निधन पर रचित एक मार्मिक शोक गीत है। माँ की कैंसर से हुई दर्दनाक मृत्यु ने कवि के अंतस्थल को झकझोर दिया और उनका यह दुख प्रस्तुत शोक गीत के रूप में प्रस्फुटित हुआ। निश्चय ही महाकवि निराला की सरोज स्मृति के पश्चात यानी बाद हिंदी जगत को यह दूसरा महत्वपूर्ण शोक गीत प्राप्त हुआ। डॉक्टर जगदीश गुप्त की सांझ काव्यकृति सन 1988 में प्रकाशित हुई तथा जयंत काव्यकृति का प्रकाशन 1989 में हुआ। इसमें वाल्मीकि रामायण से जयंत प्रसंग को ग्रहण करके उसे नई अर्थवत्ता प्रदान करते हुए आज के युवा वर्ग की समस्या से जोड़ा गया। सन 1996 में प्रकाशित आक्रोश के पंजे की कविताएं वर्तमान समाज में व्याप्त कुंठा, घुटन, त्रास, तनाव, मरोड़, ध्वंस को प्रत्यक्षतः व्यक्त करती है। रीति काव्य संग्रह केशव दास नई कविता स्वरूप और समस्याएं आदि उनकी समीक्षा कृतियां हैं। बस आज यहीं तक। और यदि आप ब्रजभाषा से संबंधित प्रश्नों के विषय में जानना चाहते हैं, इन कवियों से संबंधित जो प्रश्न हैं, एक इससे पहले वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें पूरे प्रश्न पत्र के यानी तृतीय प्रश्न पत्र के पूरे क्वेश्चन और आंसर ही हैं, तो उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और यदि उससे भी काम न चले और जो मैंने ये आपको वीडियो दिया है इससे भी में भी कोई दिक्कत हो, समझ में ना आया हो और जो आवश्यकता हो, उसे भी ज़रूर मुझे बताएं।